नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं फलित ज्योतिष सीखने के क्रम में आज इस कार्यक्रम का चौथा भाग लेकर। मैं आपको कह सकता हूं यहां से कि अब आगे का जो पाठ्यक्रम है वो सीखना है, यानी अब हम मुख्य ज्योतिष में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जो अब तक 3 पार्ट मैंने बताया वो क्या था? असल में वो जो तीनों पार्ट मैंने आपको समझाए वो आगे के पार्ट थे, लेकिन उन्हें मैंने प्रारंभ में ही रख दिया। उसके पीछे का कारण बस इतना ही था कि कई सारे दर्शक ऐसे हैं जो पूर्व से बहुत कुछ जानते हैं, कुछ नए और कुछ पुराने। तो दोनों के लिए यहां पर आनंद का विषय मिल जाए। अब ऐसा नहीं है कि वो जो पाठ्य मैंने आपको बताया वो बस सामान्य विषय था। असल में जब किसी भी क्षेत्र में आप प्रवेश करते हैं तो उस क्षेत्र की आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। मैंने पूर्व के तीनों भागों में आपको ज्योतिष क्षेत्र की कुछ जानकारियां प्रदान की। अब हम मुख्य ज्योतिष की ओर चलते हैं। कई दर्शकों ने कहा कि आप बोर्ड पर इसे बताइए। प्रिय दर्शकों, आपकी तरह इस कक्षा का मैं भी विद्यार्थी हूं। मुझे पता है कि कब मुझे बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी और कब बोर्ड पर मैं सीखना चाहूंगा। तो जब जरूरत पड़ेगी मैं लेकर उपस्थित हो जाऊंगा, तो आप उसकी चिंता न करें। एक और बात, कुछ दर्शक जो पुराने हैं और पूर्व से वो बहुत कुछ जानते हैं और व्यस्त भी हैं, मैं उन दर्शकों से एक छोटी सी प्रार्थना और निवेदन करना चाहता हूं कि ये चैनल मुझ जैसे विद्यार्थियों के लिए, जो और दर्शक विद्यार्थी हैं उनके लिए है, आपके लिए नहीं। आप इस क्षेत्र के जानकार व्यक्ति हैं, तो आप ये जो कहते हैं कि आप बहुत लंबी बातें करते हैं, मुख्य विषय पर तुरंत आइए, जी उतना ज्ञान नहीं है मेरे पास। बुरा नहीं लगना चाहिए आपको। जब भी किसी विषय को सीखना होता है तो उस विषय को सीखने के लिए पहले उस विषय के बारे में बहुत कुछ समझना पड़ता है, तब सीखना होता है। और चूंकि आप सीख चुके हैं तो आपको निसंदेह वो समय की बर्बादी लगती होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने समय की बर्बादी, कृपया, समय बहुत कीमती है, पैसे से ज्यादा, उसे व्यर्थ न गवाइए। और यहां पर मुझ जैसे सामान्य विद्यार्थियों की भी चर्चा चल रही है जो सामान्य बातें सीखेंगे, तो वहां टाइम लगेगा और मुझे किसी भी विषय पर हो सकता है लंबा बोलना पड़े और उसमें आपका समय व्यर्थ होगा। हालांकि पता नहीं कैसे YouTube जैसे जगह पर लोग ये बातें कहते हैं, जबकि आपके पास बढ़ा करके किसी भी विषय को देखने का, फॉरवर्ड करके देखने का विकल्प उपलब्ध है, फिर भी ये कहने वाले वो कौन लोग होते होंगे? मतलब ये समझ नहीं आता कि बहुत विद्वान, बहुत बुद्धिमान, या तो चलते हैं अपने विषय की ओर। नवग्रहों की दृष्टि। प्रिय दर्शकों, पूरी कुंडली, जब आप जन्म कुंडली में प्रवेश करेंगे, वैसे तो आज मुझे यहां पर भावों के बारे में आपसे चर्चा करनी चाहिए थी, भावों के बारे में आपको बताना चाहिए था, 12 भावों के बारे में, लेकिन आज मैं ग्रहों के दृष्टियों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। अगले वीडियो में मैं आपको प्रत्येक भाव से क्या क्या विचार किया जाता है और कैसे विचार किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, हो सकता है हो जाएगा, और आज इसी को बताना चाहता था, सो ये लेकर के आया हूं। अगले वीडियो में वो होगा। तो जैसा मैंने कहा कि ज्योतिष वेद का नेत्र है, तो अगर आपको ज्योतिष को समझना है तो आध्यात्मिकता का चश्मा पहनना पड़ेगा। बिना आध्यात्मिकता का चश्मा पहने आप ज्योतिष को संपूर्ण रूप से नहीं समझ सकते, क्योंकि सीधी सी बात है कि नेत्र ही ये आध्यात्म की सर्वश्रेष्ठतम, सीधी सी बात है कि सर्वोपरि है वेद, और वेद का चक्षु कहा गया ज्योतिष को, तो बिना आध्यात्म के हो नहीं सकता। अब वहीं ग्रहों की दृष्टि को समझना है तो आपको आध्यात्म रूपी चश्मा लगा लेना होगा। आइए सबसे पहले मैं आपको दृष्टियों के बारे में बता दूं और ये दृष्टियां इन्हें क्यों प्राप्त है, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। प्रिय दर्शकों, ग्रह भी वैसे ही देखते हैं जैसे हम और आप।
आप जहां बैठे हैं, जैसे मैं यहां बैठा हूं तो ठीक सामने आपको देख रहा हूं, यानी कैमरे को, कैमरे के पीछे अब वहां आप बैठकर सीधे अपने सामने मुझे देख रहे हैं, यानी यह हुई सीधी दृष्टि। तो कुछ ग्रहों को ऐसी ही सीधी दृष्टियां प्राप्त हैं। क्यों हैं, आगे बताता हूं। उसमें सबसे पहला नंबर आता है सूर्य का। सूर्य जहां बैठते हैं वहां से ठीक सामने और कहीं नहीं देख सकते हैं, वो ठीक सामने वाले घर को, तो आप सामने वाले घर को जब गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वीं दृष्टि कहलाती है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 9 ग्रहों को 7वीं दृष्टियां प्राप्त है। नोट करिए कि 9 ग्रहों को, सभी ग्रहों को एक दृष्टि कॉमन प्राप्त है और वो है सप्त दृष्टि, यानी 7वीं दृष्टि। जहां बैठते हैं वहां से सामने, सीधे सामने वाले घर को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो सबसे पहले बात सूर्य की हुई। दूसरे नंबर पर आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा भी जहां बैठते हैं वहां से ठीक सामने वाले घर को देखते हैं, यानी 7वीं दृष्टि। सूर्य और चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। बारी आती है मंगल की। मंगल जहां पर बैठते हैं वहां से इन, पहले तो ये 7वीं दृष्टि डालते हैं, ये तो आप जान गए, क्योंकि सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि प्राप्त है तो वो मंगल को भी प्राप्त है। लेकिन मंगल को 2 विशेष दृष्टियां भी प्राप्त हैं। मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथी दृष्टि, मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथी दृष्टि, और साथ ही साथ जहां बैठते हैं वहां से 8वीं दृष्टि। मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथी, और मंगल जहां बैठते हैं वहां से 8वीं, 7वीं तो है ही। बारी आती है बुध की, और बुध की अगर हम बात कर लें तो उन्हें भी एक ही दृष्टि प्राप्त है। जहां बैठते हैं वहां से 7वें घर को, यानी 7वीं दृष्टि से ठीक सामने देखते हैं। अगर हम बात देवगुरु बृहस्पति की करें तो देवगुरु बृहस्पति भी ठीक सामने अपने देखते हैं। जैसे 7वीं दृष्टि सबको प्राप्त है, इन्हें भी प्राप्त है, परंतु इनको 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। जहां बैठते हैं वहां से 5वीं दृष्टि, और जहां बैठते हैं वहां से 9वीं दृष्टि। 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 6 7 सब देखते हैं, 8 9, 9वीं दृष्टि। इनको ये विशेष दृष्टि प्राप्त है। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र जहां बैठते हैं ठीक वहां से सामने अपनी 7वीं दृष्टि डालते हैं। नोट करिए, जहां शुक्र बैठेंगे वहां से ठीक सामने वाले घर को, जिसे 7वीं दृष्टि से वो देखेंगे, उनके पास एक ही दृष्टि है। और बारी शनिदेव की आ जाती है, तो शनिदेव की अगर हम बात कर लें तो इन्हें भी जो दृष्टि प्राप्त है वो पहले तो 7वीं दृष्टि प्राप्त है। जहां बैठते हैं वहां से 7वें सीधे वाले घर को पूरी दृष्टि से देखते हैं। फिर इनको 2 दृष्टियां और विशेष प्राप्त हैं। जहां बैठते हैं वहां से तीसरी दृष्टि से, यानी 1 2 3, तीसरी दृष्टि डालते हैं, एक इनको विशेष दृष्टि प्राप्त है, और दूसरी 10वीं दृष्टि प्राप्त है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां बैठे हैं वहां से तीसरी दृष्टि, 7वीं तो सभी देखते हैं, और 10वीं दृष्टि, ये इनको विशेष दृष्टि प्राप्त है। और राहु केतु को कहा गुरुवत, क्यों कहा उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। तो राहु जहां बैठते हैं वहां से 7वीं दृष्टि डालते हैं तय। अब राहु जहां बैठते हैं, गुरुवत की बात कही तो गुरु के पास 2 विशेष दृष्टियां हैं, 5वीं और 9वीं। तो जहां राहु बैठेंगे वहां से 5 घर आगे, 1 2 3 4 5 7 सभी देखते हैं, और 9 7 8 9। केतु भी ठीक जहां बैठे हैं वहां से 7वीं 5वीं और 9वीं। ये नवग्रहों की दृष्टि को आपने जान लिया। एक बार फिर से दोहरा लीजिए, सभी ग्रह जहां बैठे हैं वहां से सामने वाले घर को देखते हैं, जिसे 7वीं दृष्टि कहते हैं। सभी ग्रह, मंगल को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। जहां बैठते हैं, जहां आपकी कुंडली में जहां बैठे हो वहां से चौथी और 8वीं दृष्टि वो विशेष डाल सकते हैं और डालते हैं। गुरु की बात कर लें तो गुरु को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर को और 9वें घर को वो देख सकते हैं। शनि को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। जहां बैठते हैं वहां से तीसरे और 10वें घर को देख सकते हैं। और राहु केतु को भी गुरुवत दृष्टि अर्थात 5वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है। अब बारी आ जाती है, यह सामान्य विषय हुआ, आपने ग्रहों की दृष्टियों को जाना। अब यह जानना कि इनको ये दृष्टियां जिनको विशेष प्राप्त है वो क्यों है, क्योंकि 7वीं दृष्टि तो साफ साफ समझ में आ जाता है।
कि जो जहां बैठेगा वहां से सामने देखेगा। जहां मैं बैठा हूं मुझे सबसे आसानी ज्यादा देखने में सामने होगी, तो सभी सामने देख रहे हैं, सभी ग्रह सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं, तो यह सामान्य तर्क हुआ, सभी समझ गए। जिसमें सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये 4 ग्रह आते हैं, इनको अब हटा दीजिए। लेकिन ये जो बाकी के विशेष दृष्टियां हैं उनको क्यों प्राप्त है, तो सबसे पहले सूर्य को सुनिए। तो सूर्य को कहा ये आत्मा के कारक और ग्रहों के राजा हैं, ग्रहों के राजा हैं। तो इसमें पहला संदेश निकल करके आया। याद रखिए, मैं जितनी बातें अभी कह रहा हूं, अभी जब जब इस विषय पर आगे टॉपिक आएगा तब तब कुछ नई बातें इसमें निकलती जाएंगी और तब तब आप इसको सुनेंगे। आज प्रारंभ है सो सामान्य। तो ग्रहों के राजा हैं और कहा, संदेश दिया कि राजा की एकमात्र दृष्टि होनी चाहिए, वो प्रजा को, चाहे वो उसकी खुद की संतति हो या उसका अपना परिवार या प्रजा, सबको उसे एक दृष्टि से देखना है। उसे किसी और को कतई किसी दृष्टि से, सबके लिए एक ही दृष्टि उसके पास होनी चाहिए, सबके लिए। चंद्रमा को कहा मन, चंद्रमा को कहा मां, पालक, मां। राजा तो है ही, मां है जन्म देने वाली। तो कहा बच्चों की नजर में, मां की नजर में सभी बच्चे मां के लिए एक ही हैं, एक समान, किसी में कोई भेद नहीं। किसी को किसी अन्यत्र दृष्टि से मां देखती हो, ऐसा हो नहीं सकता। मां सदैव अपने बच्चे को एक समान दृष्टि से देखती है। बुद्ध की बात करते हैं, मंगल छोड़ के बुद्ध की बात करते हैं। बुद्ध को एक दृष्टि क्यों? क्योंकि कहा बुद्ध बालक है, तो बालक सदैव एक ही दृष्टि वो रख सकता है। उसके लिए आप भी उसके वैसे ही हैं, और जो उसको मिठाई दे दिया वो उसका मित्र, जो उसको डांट दिया वो उसका शत्रु। एक दृष्टि, वो सबको एक दृष्टि से देखता है। शुक्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो शुक्र को एक दृष्टि क्यों दिया? यहां पर 2 कारण है। भोग वैसे तो सबके लिए एक समान ही होता है, एक ही दृष्टि भोग के पास हो सकती है। ऐश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य की अगर हम बात करें तो इनके पास एक ही, अगर वो राजा के पास हो तो, और एक गरीब के पास आ जाए तो वो राजा बन जाएगा। यानी ऐश्वर्य की दृष्टि में, भोग की दृष्टि में किसी में कोई भेद नहीं है। वो जिसके पास हो वो एक ही दृष्टि उसको, मतलब देखा जाए तो शुक्र भोग हैं, ऐश्वर्य हैं, और ऐश्वर्य की दृष्टि में कोई पृथक नहीं है। ऐश्वर्य जिसके पास जाए उसके लिए सेम स्थिति जो राजा को दे वो एक सामान्य गरीब को दे दे, भिखारी को दे दे। तो ऐश्वर्य की दृष्टि में भी कोई भेद नहीं है। अब बारी आती है मंगल की। मंगल के पास 2 दृष्टियां विशेष क्यों हैं? तो एक तो वो सामने देखते हैं तो जानते हैं कि सामान्य दृष्टि उनकी हुई। 2 विशेष दृष्टियां इसलिए हैं, उनके पहले विशेष दृष्टियों को समझें। मंगल को कहा सेनापति, मंगल को कहा सेनापति। अब सेनापति कहा तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कुंडली में ग्रहों की दृष्टियों को समझना होगा, आज मैंने बना दिया, लेकिन असल में इसे केवल कालपुरुष की कुंडली पर हम समझेंगे, क्योंकि तभी भावों की गणना आपके समझ में आसानी से आएगी। तो मंगल जहां बैठे हैं, अर्थात आप यहां देख रहे हैं, मैं तो यहां से समझ लूंगा, लेकिन आम जो लोग अभी नहीं समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए यहीं से देखना जरूरी है। यह पहला घर है। यहां बैठे हुए मंगल अपनी चौथी दृष्टि यहां डालेंगे। इससे विचार सुख का होता है। जब आगे मैं आपको भावों के बारे में बताऊंगा तो आप समझेंगे, सुख का, जनता का विचार यहां से होता है। अब मंगल कौन है? देखिए, ज्योतिष में ही क्यों यह आध्यात्म है, पूरी पृथ्वी में हर व्यक्ति, हर विभाग के बारे में आप इससे कल्पना कर सकते हैं, हर किसी के लिए यहां संदेश छुपा हुआ है। तो मंगल को कहा सेनापति। आज के समय में सेनापति कौन? सेनापति कौन? वही जो हमारे देश के रक्षक हैं, जो सीमा पर तैनात खड़े हैं, उनमें भी जो बड़ा पद पर है, यानी वही सारे लोग। सेनापति का अर्थ जो अस्त्र संभाले है, रक्षा कर रहा है। कहा कि तुम्हारी नजर में जनता, सदैव ध्यान रखना उनकी। पहली दृष्टि कहा जनता, ये निसंदेह मां का घर है, यानी अपना घर, अपना घर का तो ख्याल रखना ही है, वो बात तो है ही इसके पीछे। जनता का सदैव तुम्हें ख्याल रखना होगा। जनता पर तुम्हारी दृष्टि सदैव बनी रहनी होगी कि जनता क्या सोच रही है, कहीं भयभीत तो नहीं है, डरी तो नहीं है।
साथ ही साथ अपने घर का भी ख्याल रखना। अपना भी घर तुम्हें देखना है और यह भी देखना कि मृत्यु तुम्हारे बिल्कुल सामने रहेगी सदैव। मृत्यु पर भी तुम्हारी दृष्टि रहनी चाहिए, मृत्यु से तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जिस जगह पर खड़े हो वहां मृत्यु सदैव सामने ही रहेगी। तो मृत्यु से तुम्हारा दिमाग, ध्यान कभी न भटके। यानी जनता और अपने सुख, या यूं कहें कि अपने घर का सुख ध्यान में रखो, अपने जीवन साथी, अपना जो परिवार जो तुम्हारे पीछे है उन पर भी बराबर निगाह रखो। यानी कर्म करते समय इन सब का ध्यान रखना है और अपने कर्म में इतना विलीन मत हो जाओ और ये मत भूल जाओ कि तुम जिस कर्म में हो वहां मृत्यु भी तुम्हारे सामने ही खड़ी रहेगी सदैव। सो एक दृष्टि तुम्हारी मृत्यु पर भी होनी चाहिए। जहां चूके वहां मृत्यु वर्ण कर लेगी, तो मृत्यु पर भी आंखें जमाए रखो। गुरु को 2 दृष्टियां विशेष क्यों दी? देखिए कितना गहरा और जबरदस्त रहस्य है। गुरु कौन? गुरु ज्ञान। तो इनको कौन पहली दृष्टि दिया? 5वीं दृष्टि। और दूसरा भाग्य, धर्म। कहा कि अगर आप गुरु हैं, अगर आप पथ प्रदर्शक हैं, आप दिग्दर्शक हैं, तो सबसे पहले खुद ज्ञान अर्जित करिए। जी हां, ज्ञान पर दृष्टि डालने का अर्थ है पहले खुद पर दृष्टि डालिए। हालांकि मैं फिर बता दूं कि इसके पीछे अभी और रहस्य है, वो बाद में, अभी ये लंबा विषय है। कहा कि पहले अपने ज्ञान को मजबूत रखिए, केवल पथ प्रदर्शक ऐसे मत बनिए, आपका ज्ञान भी मजबूत होना चाहिए। 7वीं दृष्टि डाला और 7वीं दृष्टि डाल करके कहा कि दोनों तरह के आप हो सकते हैं, बिना किसी के तो फिर पूरी दुनिया ही आपका परिवार, और नहीं तो आपका परिवार है तो उनका भी आप पूरी तरह से ख्याल रखते हुए आगे जो दृष्टि डालने के लिए कहा 9वें भाव पर, कहा धर्म की बातें केवल दूसरों को नहीं बतानी, धर्म का मार्ग खुद ही पहले लेना है। आपकी दृष्टि सदैव ज्ञान पर और धर्म पर होनी चाहिए। ज्ञान से परिपूर्ण और धर्म की बातें ही आप करेंगे। आप ज्ञान से परिपूर्ण और धर्म की ही बात करेंगे, आपको दूसरी कोई बात नहीं करनी। आपका ध्यान सदैव ज्ञान और धर्म पर होना चाहिए। आप इन दोनों का समन्वय लेकर के समाज का पथ प्रदर्शक बनिए। शनिदेव को जो दूसरी 2 दृष्टियां दी, वो क्यों दी? तो शनिदेव को जो पहली तीसरी दृष्टि दी वो पराक्रम पर, और जो 10वीं दृष्टि दी वो कर्म पर। शनिदेव को न्यायाधीश और शनिदेव को दास का कारक कहा गया है। दास का कारक, तो अगर आप दासत्व की बात कर रहे हैं, आपका नौकर वाला कार्य है। नौकर वाला कार्य कौन? जो नौकरी कर रहा है, सब नौकर के कार्य कर रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं कि जो बर्तन मांजने वाली है या वो है वही एक दास। दास सभी अपने अपने लेवल पर, अपने अपने लेवल पर सभी दास। कहा सदैव तुम्हारा ध्यान पराक्रम और कर्म में रहना चाहिए। पराक्रम से कभी चूको मत, और कर्म करने पर तुम्हारा ध्यान सदैव रहना चाहिए कि कोई काम दिखे अपना काम समय पर कर लो। कोई काम छूटना नहीं चाहिए, कोई काम छूटना नहीं चाहिए। तो इसीलिए दोनों दृष्टियां दी, कर्म और पराक्रम से जुड़ी हुई, अपना ध्यान रखते हुए, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए। सबसे विशेष गहरा रहस्य राहु केतु की दृष्टि में है। मतलब जो राहु के लिए कहूंगा वही केतु के लिए। इनको गुरुवत दृष्टि क्यों दे दी, यह बहुत विचारणीय तथ्य है। असल में राहु केतु हैं कौन? राहु केतु छाया ग्रह हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं। आमतौर पर इसके पीछे के रहस्यों को अगर आप समझें तो बड़ा गंभीर बात कहना चाहता है यह ज्योतिष रूपी आध्यात्म। जो छाया होते हैं, अर्थात वो लोग जो किसी की संगति में आते हैं, असल में वो कभी बुरे नहीं होते। जी हां, जो किसी की संगति में आते हैं वो पूर्व से कोई बुरे नहीं होते, वो संगति विशेष से गुण ग्रहण कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि छाया बनने से पूर्व, किसी के संपर्क में आने से पूर्व, वो तो बिल्कुल उसका ज्ञान और धर्म पर ही ध्यान था। आमतौर पर देखिए, यह विषय बड़ा गहरा और समझने वाला है, बड़ा गहरा और समझने वाला है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे, और सबसे बुरा ग्रह, पापग्रह कहा राहु को, यह भी गौर करिएगा, सबसे पापग्रह। सपोज करिए कि कोई बड़ा व्यक्ति है, उदाहरणार्थ प्रधानमंत्री ले लीजिए,
प्रधानमंत्री से आप बड़ी आसानी से मिल लेंगे, प्रधानमंत्री आपका उनको व्यक्तित्व उनका बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले उनके जो 2 पीए हैं उनसे मुश्किल है बड़ा निपट पाना, वो बड़ा मुश्किल खड़ा कर देंगे। हमेशा करते हैं, आप किसी भी जगह पर चले जाइए, आपको 1 या 2 ऐसे लोग मिलेंगे, बड़े उच्चाधिकारी को शायद आपसे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जो नीचे वाला है उसका जेब पहले गर्म करना पड़ेगा। ये असल में उसका स्वभाव मुख्यतः तो था नहीं, फिर परिस्थितियों को देखा, मौके को देखा और उस जगह से उसको आभास हुआ कि यहां से तो मिल सकता है, सो उसने ले लिया। अब गुरुवत दृष्टि का एक और भी कारण है, जैसी परिस्थिति वैसा ही स्वरूप ग्रहण कर लेना, यह ज्ञान और धर्म के पास ही क्षमता है और कहीं नहीं। ज्ञान और धर्म में ही यह क्षमता उपलब्ध है कि जब जैसी परिस्थिति हो उसके समान स्वरूप बना करके देखना। ये जहां ज्ञान होगा और जहां धर्म होगा वही संभव है, यह कहना चाहता है ज्योतिष रूपी आध्यात्म। राहु और केतु की अपनी कोई दृष्टि, अपना कोई मंतव्य मत नहीं है, वो जहां जिसके संपर्क में आया तो ये संपर्क में आकर के दृष्टि बना लेना, ये ज्ञान और धर्म में ही क्षमता है कि बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ बिल्कुल अच्छा। बुरा के साथ गया तो उसको 5 गुना अधिक बुरा बना दिया और अच्छे के साथ आया तो 5 गुना अधिक उसको अच्छा बना दिया। यह दृष्टि केवल और केवल ज्ञान और धर्म के पास है। 9 ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बताया। अब यहां पर इस विषय को समाप्त करने से पहले बताना चाहता हूं कि ये जो दृष्टियों की कहानी मैंने आपको सुनाई, प्रिय दर्शकों, इसे आप सुन लिए और हो सके तो भूल जाइए। असल में इस कहानी का कोई मतलब नहीं है। आपने हो सकता है इससे थोड़ी अलग कहानी सुनी होगी, तो यह कहानी किसी पाठ्यक्रम का विषय नहीं है। क्योंकि जब यह कहा कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही आम जनमानस को देखना है और आम जनमानस को करना है, या आम जनमानस ऐसा ही करता है। तो इसके लिए कहा कि जैसे आप हैं वैसे ही। तो ये समझाने के लिए, परिस्थितियों को ढालने के लिए ये बात आपको मैंने बताई। हो सकता है आपने किसी और तरीके से ये कहानी सुनी हुई हो, आपने कोई और बात। कहानी का यहां कोई मोल ही नहीं है, मोल बस इतना ही है। हो सकता है अगले आने वाले पाठ्यक्रमों में मैं फिर कुछ और नई कहानी आपको बताऊंगा, जो कि बताऊंगा। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर कुछ और नए आध्यात्म से जुड़े, ज्योतिष से जुड़े इन्हीं विषयों से नए तथ्य आपको निकाल के दूंगा। तब आप ये नहीं कह सकते आपने उस दिन ऐसा कहा था। असल में ये एक कहानी है जो हो सकता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने गढ़ी या पहले से गढ़ के रखा था। बस ये कहानी है, इस कहानी को ज्यादा दिमाग में नहीं रखना। कहानी से चीजें बहुत जल्दी अंदर आ जाती हैं, इसलिए कहानी का सहयोग लेना पड़ा। अब आशा करता हूं कि ग्रह और उनकी दृष्टियों को आपने समझ लिया होगा। ये इसलिए दृष्टियों को कहानी से समझाया क्योंकि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। आशा करता हूं आज ग्रहों के दृष्टियों को आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा। अब बारी भाव और भाव से विचारणीय सभी तथ्यों की आएगी और कैसे तथ्य बनाए जाते हैं उस पर भी हमारी चर्चा होगी अगले कार्यक्रम में। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।